एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीरियोंग और उसका क्रू को दिखाया जाता है, जो हजारों एंड्रॉयड से घिरा हुआ था। उसी समय कुछ लोग उन्हें एक कैमरा से देख रहे थे। वह व्यक्ति सीरियोंग और उसके क्रू को देखते हुए अपने बॉस से कह रहा था कि शिप का लीडर ब्लेजिंग डेविल टैंग सीरियोंग है और उसके बगल में इंटेलिजेंट एंड्रॉयड संजा है। उसने लीडर को यह भी बताया कि रॉबर्ट कार्लिसले नॉर्दर्न गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट स्पेशल टैक्टिकल डिवीजन का पूर्व फर्स्ट सर्जेंट है। कुल मिलाकर उन्होंने एस डेविल ग्रुप बनाया, जो कि मुख्यतः गैलेक्सी के बाहरी इलाके में एक्टिव बाउंटी हंटर का एक ग्रुप है। इसलिए वे कोई खतरा नहीं है और उन्हें 10 सेकंड के भीतर एलिमिनेट किया जा सकता है। लीडर ने एंड्रॉयड से कहा, क्या तुमने अभी कहा कि वह नॉर्दर्न गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट से था, इसके अलावा स्पेसिफिक टैक्टिकल डिवीजन से? फिर एंड्रॉयड ने लीडर से पूछा कि क्या उसे एलिमिनेशन ऑर्डर जारी करना चाहिए। लीडर का नाम काउंट रिचल है, इसलिए हम उसे रिचल कहेंगे। रिचल ने ऑर्डर जारी करने का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह मूजिन पर काफी सस्पिशियस था, जो अभी साइट पर आया था। मूजिन ने सीरियोंग और उसके ग्रुप से पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे बस फाइट कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही यह खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट ने बघारते हुए उससे कहा कि उसने पूरी ताकत लगा दी है और वह हर दिन ऐसे दिन का वेट करता रहा है, इसलिए उसने अपने इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से ऑयल लगाकर रखा था। उसने बघारते हुए उनसे कहा कि यदि उसने किसी की बात सुनी होती और अपने इक्विपमेंट्स को सेकंड हैंड के रूप में बेचा होता, तो हम आज के क्राइसिस से नहीं बच पाते। जिस व्यक्ति का वह मेंशन कर रहा था, वह सीरियोंग था। उसने नाराज होकर उससे कहा कि इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसे की कमी के कारण उन्हें इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन रॉबर्ट ने उससे कहा कि लकीली वह इस आइडिया से सहमत नहीं है, अदरवाइज वे आज सभी एंड्रॉयड से निपटने में केपेबल नहीं होते। संजा ने उनसे कहा कि उन्होंने एंड्रॉयड से नहीं निपटा, बल्कि वे अपने आप पीछे हट गए, अदरवाइज वे जीवित नहीं बचते। यदि वे अटैक करते रहते तो मूजिन ने उनसे इग्नोरेंटली पूछा कि जमीन पर ये चीजें क्या हैं, क्या ये आर्मर हैं? उसने उनसे कहा कि क्या तुम लोग ये मेटल की चीजें पहनते हो? सेरियोंग ने उससे कहा कि यह आर्मर नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है, या वह इन्हें रोबोट भी कह सकता है। मूजिन कहता है, क्या एक ड्रोबॉट? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम आसान भाषा में बात कर सकते हो जिसे मैं समझ सकूं? सीरियोंग थके हुए लग रहे थे और वह बैठ गए। उसने उससे कहा कि अगर वह इसे समझाए तब भी वह नहीं समझेगा, इसलिए उसने संजा से कहा कि वह इसे उसके लिए संक्षेप में बताए। संजा ने मूजिन से कहा कि उसे इसे एक मशीन के रूप में सोचना चाहिए। वह एक इंसान की तरह सोच और काम कर सकता है। लेकिन मूजिन ने एंड्रॉयड का हाथ लटकाते हुए उससे कहा कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, एक मेटल का टुकड़ा इंसान की नकल कैसे कर सकता है? लेकिन उसके सरप्राइज के लिए संजा ने उसे एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए अपना सिर खोलकर आगे कर दिया। यह देखकर मूजिन ने तुरंत चौंक कर हुआरिन को पकड़ लिया। उसने संजा से पूछा कि वह क्या है। सीरियोंग ने संजा से कहा, क्या तुमने उसे अभी तक नहीं बताया? संजा ने जवाब दिया कि हम बिजी थे, इसलिए मैं उसे नहीं बता सका कि मैं एक एंड्रॉयड हूं। उसी समय रिचल जमीन पर टूटे हुए एंड्रॉयड के माध्यम से उन्हें देख रही थी। एंड्रॉयड ने रिचल को बताया कि मूजिन डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास इंटरनल एनर्जी ड्राइव नहीं है। यह इंडिकेट करता है कि वह एक प्योर नेचुरल है। रिचल खड़ी हो गई। उसने एंड्रॉयड से कहा कि मूजिन की फूलिश एक्शंस को देखते हुए वह चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम रॉबर्ट है। उसने एंड्रॉयड से कहा कि क्या रॉबर्ट गैलेक्सी कॉम्बैट यूनिट के स्पेशल टैक्टिकल डिवीजन से है और वह एक इलीट सोल्जर है। इसके अलावा अगर वह पहला सार्जेंट है तो वह बेस्ट में से बेस्ट है। इसलिए उसने एंड्रॉयड से कहा कि वह पूरी तरह से अलर्ट रहे और रॉबर्ट की जांच करे, क्योंकि वह निश्चित उद्देश्य के बिना सीरियोंग से माउंट हुआ पर नहीं आया होगा। मिल्की वे में कहीं एक शिप इनक्रेडिबल स्पीड से हेवनली डीमन सेक्ट डिस्ट्रिक्ट 12वीं की ओर बढ़ रहा था। रीटक और चुनरॉक शिप का स्वागत करने गए। जैसे ही यह उतरा, एक व्यक्ति शिप की सीढ़ियों से नीचे आया और रीटक और चुनरॉक की ओर चला गया। रीटक ने उस व्यक्ति से कहा, इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए धन्यवाद ऑफिसर। ऑफिसर ने अंगड़ाई ली, क्योंकि यह काफी लंबी यात्रा थी। लेकिन मेरे सरप्राइज के लिए सोकैल ऑफिसर एक बच्चा था जिसका नाम चोडेन है। डिजास्टर सेफ्टी हेडक्वार्टर्स से एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर और हेवनली डीमन सेक्ट की सेंट्रल कमिटी के संदर्भ के लिए हम उसे डेन बुलाएंगे। डेन ने रिटक से कहा कि उनकी यात्रा काफी थकाऊ है, इसलिए जो कुछ भी वह उन्हें दिखाना चाहते हैं वह उनके आने के योग्य होना चाहिए। कुछ समय बाद वे वीह्यू को लाए उसे दिखाने के लिए। रिटक ने डेन से पूछा कि क्या उसने वीह्यू के सिर पर हथेली के निशान पर कुछ अजीब देखा है।
डैन ने इसकी जांच करने का फैसला किया। अपने छोटे कद के कारण एक मेज पर चढ़ते समय उसने अपने हाथ उसके सिर पर रखे और उससे पूछा कि क्या यह दर्द कर रहा है। विह्याव ने उसे बताया कि दर्द काफी कम हो गया है, हालांकि उसके सिर में अभी भी लगातार गर्मी महसूस हो रही है। डैन को आश्चर्य हुआ कि उसे गर्मी महसूस हो रही है। फिर उसने विह्यू से कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें केवल गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ? विह्यू ने जवाब दिया, हाँ। फिर अचानक से विह्यू के सिर पर फिर से जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसने लगभग अपनी जीभ काट ली। लेकिन वह कंप्लेन करने में असमर्थ था, क्योंकि वह व्यक्ति उसका सुपीरियर था। डैन ने एक पल के लिए सोचा कि समस्या क्या हो सकती है। उसी समय रीटक ने अपना हाथ वेह्यू के सिर पर रखा। उसने डैन को बताया कि उसकी हथेली थोड़ी अलग है, क्योंकि मूल निशान सूज गया है, लेकिन उसकी हथेली का प्रहार काफी गहरा है, इसलिए यह नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक की तरह नहीं लगता है। डैन ने उसे बताया कि वे एक ही मार्शल आर्ट टेक्निक हैं, क्योंकि दोनों निशान 9 यिन पाम के हैं। कुछ मिनट बाद शिप के अंदर कहीं डैन एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि चुन रॉक भोजन से भरा एक डिब्बा लेकर आया। रीटक ने डैन को बताया कि 9 यिन पाल्म लोवेस्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट है, जो सेक्ट के किसी भी इंट्रोडक्टरी डिसाइपल को सिखाया जाता है। यहां तक कि उसने भी 7 वर्ष की एज तक इसमें मास्टरी हासिल कर ली है। हालांकि 9 यिन पाल्म हमेशा जो निशान छोड़ता है, वह वीह्यू के सिर पर मौजूद निशान से काफी अलग लगता है। डैन ने रीटक को बताया कि वह सही है, क्योंकि 9 यिन पाल्म का सार ठंडी एनर्जी में वेस्टेड है, लेकिन इसने हीट को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए निशान नॉर्मली अलग महसूस होते हैं, जिसका अर्थ है कि मूजिन उस लेवल पर पहुंच गया है जहां वह 9 यिन पाल्म की फंडामेंटल कोल्डनेस को पूरी तरह से दबा सकता है और केवल इंपैक्ट की हीट छोड़ सकता है, जो एनिमी को हार्म पहुंचाने से बचाने के लिए विचार का एक कार्य है। रीटाक ने उसे सरप्राइजिंग नजर से पूछा कि क्या ऐसा वास्तव में पॉसिबल है, क्योंकि मार्शल आर्ट की फंडामेंटल नेचर को उलटना बर्फ से आग बनाने जैसा है। डैन ने रीटक से कहा कि यह थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए चलो कुछ ब्लैक बीन नूडल्स खाते हैं। फिर एस डेविल शिप के अंदर रॉबर्ट उन्हें बता रहा था कि उन पर हमला करने वाले एंड्रॉयड आयरन गैंगी हैं। सीरियोंग अपने सामने सॉसेज को गौर से देख रहे थे। उसने एक लिया और रॉबर्ट से पूछा कि आयरन गैंगी से उसका क्या मतलब है। रॉबर्ट ने उसे बताया कि उसने एक रूमर सुनी थी जब वह भी आर्मी में एक्टिव था। उसने सुना कि वे एक नए प्रकार का एंड्रॉयड डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमंस को इसके मारने के पैरामीटर्स में इंक्लूड किया गया है। लेकिन सेरियोंग ने ऐसी रूमर्स को रिडिकुलस माना, क्योंकि एंड्रॉयड इंटेलिजेंस सर्किट रोबोटिक्स के 3 लॉ के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, इसलिए वे ह्यूमंस को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। रॉबर्ट ने उसे बताया कि उस लॉ को बाईपास करने के लिए वे इंटेलिजेंस सर्किट को डेड ह्यूमंस के ब्रेन से बदल देते हैं, इसीलिए इसे आयरन गैंगी प्रोजेक्ट कहा जाता है। मूजिन संजा के चेहरे को छू रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या वह वाकई इंसान नहीं है। संजा ने उससे पूछा कि क्या उसे फिर से अपना सिर काट देना चाहिए। वह अपनी हाथ और पैरों को भी अलग कर सकती है। मूजिन ने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह इस बात से ज्यादा हैरान था कि दुनिया कितनी विचित्र हो गई है, इसलिए उसने उससे कहा कि उन्हें खाना चाहिए, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए खाना खत्म हो गया है। सिरियोंग ने रॉबर्ट से कहा कि वह आयरन गैंगी के बारे में जो कह रहा है, वह इस फैक्ट के आधार पर समझ में आता है कि उन्होंने उन पर अटैक किया था। हालांकि यह विश्वास करना बहुत बेतुका है, लेकिन इससे भी अधिक पागलपन की बात यह है कि वे गंगी को पावर देने के लिए लोगों के ब्रेन का यूज कर रहे हैं। जैसे ही वह मुड़ी, उसने मूजिन के फेस पर डेथ स्टेयर देखी, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह सॉसेज की वजह से गुस्से में था। उसने तब संजा से कहा कि कुछ और हॉट डॉग ग्रिल करके उसे खिलाए, लेकिन सुंजा ने उसे बताया कि सॉसेज खत्म हो चुका है। सेरियोंग ने कहा कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वह खड़ी हो गई और उसने उनसे कहा कि उन्हें सिचुएशन समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे एक अनलकी सिचुएशन में फंस गए हैं। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मूजिन अचानक से क्रोधित हो गया। मूजिन ने थोड़ी एनर्जी रिलीज करते हुए गुस्से में कहा, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बीइंग भले ही मार्शल वर्ल्ड के टॉप पर क्यों ना चला गया हो, लेकिन मेरा खाना चुराने का हिम्मत करना एक क्राइम है, भले ही वे उसकी असली पहचान नहीं जानते हों। उसने पहले ही खुद को सुप्रीम हेवनली डीमन घोषित कर दिया है, इसलिए वे ऐसा डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह पूरी तरह से इग्नोरेंट थी कि सुप्रीम से उसका क्या मतलब था, इसलिए वह चली गई, क्योंकि यह काफी स्कैरी था। उसने उनसे कहा कि उन्हें बाद में उसके भोजन से निपटना चाहिए, क्योंकि हाथ में अधिक बड़ी प्रायोरिटीज हैं।
रॉबर्ट ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। संजा ने भी वही किया और मूजिन को रूम में अकेला छोड़ दिया। वह अंततः शांत हो गया। उसने ट्रे पर सॉसेज के टुकड़ों को देखा। उसने उसे उठाया और खा लिया। सीरियोंग उस जगह का ऑब्जर्व करने के लिए वापस चला गया जहां उन पर अटैक हुआ था। वे साइट पर पहुंचे। रॉबर्ट ने एंड्रॉयड के टूटे हुए हाथ में से एक उठाया। वह इस बात से निराश था कि यह कितना खराब तरीके से बनाया गया था। जोड़ भी काफी ग्लूमी थे क्योंकि यह कमजोर एलॉयज से बना था। संजा ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक प्रोटोटाइप है और फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। बात करते समय उसने एंड्रॉयड को स्कैन करते हुए कुछ नोटिस किया। सीरियोंग ने उससे पूछा कि क्या वह कुछ देखने की कोशिश कर रही है। संजा ने उसे बताया कि यह सिर्फ शरीर ही नहीं है जो कमजोर है, न्यूट्रल नेटवर्क भी सिंपल है। इंटेलिजेंस नेटवर्क सर्किट प्रिमिटिव M27 चिप से लैस है। उसने चिप निकालने के बाद इसे जमीन पर फेंक दिया क्योंकि यह उस लेवल पर है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना एम्बैरेसिंग है। MBC चिप का कमांड रिसीव करने के लिए कस्टमाइज्ड है, इसलिए इसमें ऑटोनोमस इच्छा का अभाव है। सरयोंग ने उससे कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि सभी एंड्रॉयड दूर से कंट्रोल होते हैं? संजा ने उत्तर दिया कि हाँ, प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट को दूर से नियंत्रित किया जाता है। उसने कहा कि उन पर अटैक करने वाले एंड्रॉयड की कुल संख्या उसके पता लगाने के आधार पर 9,817 थी। मतलब है कि कम से कम 9,817 ह्यूमंस उन एंड्रॉयड को कंट्रोल कर रहे थे। उसका अनुमान सही था क्योंकि कहीं अज्ञात स्थान पर जहां रिचल रह रही है वहां कम से कम 9,817 लोग एंड्रॉयड को कंट्रोल कर रहे हैं। सिरियोंग ने संजा से पूछा कि माउंट डिस्ट्रिक्ट की कुल पॉपुलेशन कितनी है। संजा ने उत्तर दिया कि वर्तमान में माउंट हुआ में कुल 9,818 लोग हैं, लेकिन वह केवल 9,817 लोगों का पता लगाने में सक्षम थी और एक व्यक्ति लापता है। वह व्यक्ति हेवनली डीमन के आधार पर माउंट हुआ सेक्ट का लीडर है। डेन ने अपना मुंह साफ करते हुए बात करने के लिए कहा, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट 32 के लिए इमोबिलिटी और लॉकडाउन की स्थिति का आदेश देता हूं। किसी को भी हिलना नहीं है और किसी को भी बाहर नहीं जाना है या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए उसे तुरंत सभी भेजे गए पर्सनल को वापस बुला लेना चाहिए। रिटक ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है। डेन ने जवाब दिया, ये अनसर्टेन टाइम्स हैं। 2000 साल की पीस बहुत लंबी हो गई है। मेजर सेक्ट्स के मिलन से बने मार्शल अलायंस की प्रेस्टीज बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी है। फिर उसने रिटक से कहा, क्या आप जानते हैं कि जब माउंटेन पर रूलिंग टाइगर के नुकीले दांत टूट जाते हैं तो क्या होता है? रिटक ने जवाब दिया, जब नुकीले दांत टूट जाते हैं तो भेड़िए कब्जा कर लेते हैं। लेकिन डेन ने उसे बताया कि वह गलत है। जब टाइगर के नुकीले दांत गिर जाएंगे तो भेड़िए खुद टाइगर बनने का प्रयास करेंगे। टाइगर के कारण भेड़ियों ने झुंड बनाए हैं और जब टाइगर चला जाएगा तो वे उन आंखों से चारों ओर देखेंगे जिन्होंने टाइगर को देखा था। इसलिए साथी भेड़िए वीक दिखने लगेंगे और क्योंकि वे टाइगर से बहुत कमजोर हैं, ऐसे समय में सबसे पहले टारगेट बनने वाला सबसे स्ट्रांग भेड़िया होता है जिसमें हंटिंग की आदत विकसित हो जाती है। जबकि पैक्स में रिमैनेंट भेड़िए एक साथ मिलकर उसे मार देंगे। और अब वर्तमान मार्शल वर्ल्ड में हेवनली डीमन सेक्ट की स्थिति यही है। इसलिए उन्हें एक्सट्रीम कॉशन से कार्य करना चाहिए। रिटाक ने फिर डेन से कहा, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे सेक्ट मार्शल आर्ट का यूज करने वाला अननोन पर्सन इससे रिलेटेड है? डेन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अपने शिप में एंटर करते समय उसने रिटक को बताया कि यहां पहुंचने से ठीक पहले उसे एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है कि अननोन पर्सन माउंट हुआ की ओर जा रहा है। रिटक ने शॉक्ड चेहरे से पूछा, क्या आपका मतलब माउंट हुआ था? डेन ने उत्तर दिया, हाँ, एक अननोन एलिमेंट को ब्लास्ट करने के लिए फिनिश्ड गन पाउडर के केक पर रखा गया है और सिर्फ एक स्पार्क से वर्ल्ड में ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए स्थिति को समझना पहले आता है, फिर कार्रवाई अगली आती है। और इसलिए वह अपने शिप से वापस माउंट हुआ पर चला गया जहां से वह आ रहा था। सीरियोंग और उसका ग्रुप उस स्थान पर गया जहां माउंट हुआ सेक्ट का लीडर है। सेरियोंग ने हुआरिन से पूछा कि क्या वह कह रही है कि गायब हुए लोग रात में फिर से दिखाई देते हैं? हुआरिन ने उत्तर दिया, हाँ, अपने फादर को छोड़कर वह अपने वर्तमान रूप में पीछे रह गया। सेरियोंग ने संजा से पूछा कि सनसेट तक कितना समय है। माउंट हुआ प्लैनेट पर दिन और रात हर 6 घंटे में बदलते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले केवल 1 सेकंड होता है। और उनके सरप्राइज के लिए सेक्ट के नेता ने सूर्यास्त के पहुंचते ही हुआरिन के सिर को सहलाना शुरू कर दिया। हुआरिन ने उन्हें बताया कि उसके फादर द्वारा
उसके सिर पर हाथ फेरने की एक्शन कॉन्शियसनेस के बिना की जाती है। उसी प्रकार उसके लिए भी यह एक्शन है, जैसे कि चाय पीते समय प्रेमिसेस का इंस्पेक्शन करना और गार्डन में बैठकर पढ़ना। ये सब पहले की तरह ही कॉन्शियसनेस के बिना किया जाता है। वह अपने फाइनल परफॉर्मेंस टूर के लिए चली गई। उसने पिछले साल उसके बर्थडे पर भी ऐसा ही किया था, और किसी कारणवश वह डेली सेम एक्शन रिपीट करती है जब सनराइज होता है। वही बात दूसरों पर भी लागू होती है। दे रिपीट अ स्पेसिफिक एक्शन डेली। रॉबर्ट ने ईयरफोन के माध्यम से सीरियोंग को बताया कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और सड़कें अभी भी खाली हैं। सीरियोंग ने तब संजा से पूछा कि क्या हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट के लोग आ जाने में देर क्यों कर रहे हैं। उसने फिर संजा से पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है। संजा ने उसे कहा कि कुछ है, लेकिन उनके दिखाई देने के बजाय आप धीरे धीरे फीकी पड़ रही हैं। पहले तो सीरियोंग को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि वह फीकी पड़ने लगी है, और कुछ ही सेकंड में उसकी वाइटल साइंस पूरी तरह से गायब हो गईं। मिल्की वे में कहीं ग्रीनवुड शिप के अंदर संग बॉम्ब को एक रिपोर्ट दी गई। शिप ऑपरेटर ने उसे बताया कि कुछ ही देर पहले माउंट हुआ के सेंटर से एक टेलीपोर्टेशन का पता चला था। प्लेनेटरी एनालिसिस ने भी कॉन्फर्मेशन की है कि टेलीपोर्ट होने वाला पर्सन ब्लेजिंग डेविल सैरियोंग है और डेस्टिनेशन माउंट हुआ प्लैनेट का दूसरा मून है, जिसे जेंटा कहा जाता है। गेंटा में कहीं एक स्पेशल पार्ट के अंदर एक गोल्डन लाइट है जो ग्रीन कलर से प्रकट हुई है। वह लाइट सीरियोंग की थी, जो फोर्स टेलीपोर्टेशन के बाद फिर से प्रकट हुई थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह गायब हो रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने सोचा कि वह मरने वाली है और एक गोस्ट बनने वाली है। उसने सोचा, नहीं, मुझे वापस जीवन में लाओ, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। लेकिन उसने महसूस किया कि वह दिखाई देने लगी है, इसलिए उसने सोचा कि क्या हो रहा है। और जब वह ओवरटर्न्ड हुई तो वह हैरान रह गई जब उसने रिचल और उसके पीछे एंड्रॉयड को देखा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। उसी समय ग्रीनवुड मदरशिप पर ऑपरेटर ने संग बॉम्ब को बताया कि टेलीपोर्टेशन थोड़ा अनयूजुअल लगता है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान मूविंग यूनिट से सहमति के कोई निशान नहीं है। अगर ऐसा है तो यह एक अनऑथोराइज्ड फोर्स्ड ट्रांसफर हो सकता है, एक वन वे टेलीपोर्टेशन जो गैलेक्टिक लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। इसलिए एंड्रॉयड ने संग बॉम्ब को बताया कि यह एक सीरियस इश्यू है और इसे हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन संग बॉम्ब ने उससे कहा, क्या मुझसे भी हायर कोई है? ऑपरेटर उसके सवाल से चौंक गया, इसलिए वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने संग बॉम्ब को बताया कि उससे हायर कोई नहीं है और वह एकमात्र कमांडिंग अथॉरिटी है। संग बॉम्ब ने उससे कहा कि यह अच्छा है, बस अभी इस पर नजर रखें किसी भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उन्हें यह असेसमेंट करने की नीड है कि क्या जेंटा में जो कुछ भी है उसके बारे में जानने से उन्हें लाभ की बजाय अधिक नुकसान होगा। एक अन्य सीन में मेट्रन को आश्चर्य हुआ जब एलेना ने उसे बताया कि उसने एक ऐसे पर्सन से मुलाकात की थी जिसने माउंट हुआ में उसका फादर होने का दावा किया था। उसने क्लियरली कहा कि वही उसका फादर था और वह उसके साथ ड्यूअल में हार गई। मेट्रन खड़ी हो गई। उसने बाहर देखते हुए खुद से कहा कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसने उसकी डॉटर को हराया था और उसका फादर होने का दावा किया था, वह अब माउंट हुआ के अंदर है। फिर एस डेविल शिप का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉबर्ट ने मूजिन से कहा कि उन्हें कैप्टन को बचाना होगा क्योंकि कुछ कमीने ने उसका किडनैपिंग करने का साहस किया था। लेकिन जब वह बकबक करने में बिजी था, मूजिन ऐसा था कि वह क्या कह रहा है। संजा ने उससे कहा कि वह भी नहीं जानती, वह सिर्फ कसम खा रहा है और वह वास्तव में इसका ट्रांसलेट नहीं करना चाहती। हुआरिन ने उनसे कहा कि जिस स्थान पर सीरियों का किडनैपिंग किया गया था उसका माउंट हुआ की इवेंट से कुछ लेना देना हो सकता है। हो सकता है कि अन्य लोगों को भी उसी तरह ले जाया गया हो, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। संजा ने उससे कहा कि वह गलत है। ऐसे एविडेंस हैं जो दिखाते हैं कि दूसरों को उसी तरह से ले जाया जाता है, क्योंकि जब माउंट हुआ प्लैनेट से लोग गायब हो गए थे तब की घटना समान है। यह मूवर की सहमति के बिना एक फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन है जो गैलेक्टिक लॉ द्वारा फॉरबिडन वन वे टेलीपोर्टेशन का सुझाव देता है। रॉबर्ट ने म्यूजिन के कपड़े को पकड़ लिया और कहा कि इसका मतलब है कि हर कोई कहीं ना कहीं फंस गया है। हम यहां बैठे नहीं रह सकते, इसलिए हमें जल्दी से कार्य करने और उन्हें बचाने की जरूरत है। मूजिन ने संजा से पूछा कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। संजा ने चलते हुए जवाब दिया कि जाहिर तौर पर रॉबर्ट को मिलिट्री में अपने समय से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) है और वह टेंस होने पर
अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन संजा ने उससे कहा कि एक बार शुरू करने के बाद इसका कोई फायदा नहीं है। वह किसी की नहीं सुनता। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने अपने हाथ हटा लिए जब मूजिन ने दूसरी बार उसे सीरियसनेस से अपने हाथ हटाने के लिए कहा। संजा ऐसा था जैसे मूजिन गुस्सा मैनेजमेंट कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कुछ मिनट बाद संजा ने उन्हें बताया कि यदि सिरियोंग को वन वे टेलीपोर्टेशन के अधीन किया गया है तो उसे कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है। इसकी लिमिट्स हैं। टेक्निकली लॉन्ग डिस्टेंस का टेलीपोर्टेशन इम्पॉसिबल है, इसलिए इंटरप्लैनेटरी ट्रांसफर सवाल से बाहर है। तो यह या तो माउंट हुआ प्लैनेट के भीतर है या वहां पर उन 2 मून्स में से एक है। मूजिन ने उससे पूछा कि वह वास्तव में कहां है। तब उसने कहा कि क्योंकि माउंट हुआ प्लैनेट पर अभी भी माउंट हुआ सेक्ट के लीडर को छोड़कर कोई जीवन साइन नहीं है, तो वे इसे रिजेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए अब उनके पास वे 2 मून्स जेंटा और साइसरस बचे हैं। हालांकि दोनों पर जीवन के साइंस हैं, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमिन करना कठिन है क्योंकि मून्स बहुत करीब हैं। इसलिए उन्हें अनुमान लगाना होगा। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और उसने गोल्डन प्लैनेट साइसरस को चुना क्योंकि सीरियोंग को सोने का रंग पसंद है। लेकिन वह पूरी तरह से गलत थी क्योंकि सीरियोंग वर्तमान में जेंटा पर है। सीरियोंग ने उत्तर देने के बजाय रिचल से उसकी पहचान पूछी। एंड्रॉयड ने सीरियोंग का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। एंड्रॉयड ने रिचल को बताया कि उसके शरीर में एक बाहरी रूप से लगा हुआ 1.4 गीगा आंतरिक ऊर्जा ड्राइव और एक 3.3 गीगा अल्ट्रा हाई डेंसिटी हाई कैपेसिटी वाली आंतरिक ऊर्जा ड्राइव है। एक बैकवाटर बाउंटी हंटर कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसका वह यूज भी नहीं कर सकती। लेकिन सीरियोंग ने उससे कहा, तुम कौन हो? क्या तुम बहरे हो? उसी समय कहीं अननोन लोकेशन पर कम से कम रोशनी में सराउंडेड प्लांट्स थे। उस प्लांट्स के सामने एक व्यक्ति था और वह आदमी डैन का मास्टी था। डैन ने उस पर्सन से कहा कि एक इश्यू है जिस पर उन्हें डिस्कशन करने की जरूरत है। फिर उस पर्सन ने उससे कहा, मुझे पता है कि तुम जिस बारे में डिस्कस करना चाहते हो वह माउंट हुआ प्लैनेट की घटनाओं से रिलेटेड नहीं है और तुम्हें इसे हल करने का काम सौंपा गया है। आदमी ने फिर एक कहावत कही कि तुम्हें इंपल्स होकर काम न करें और फूल के पूरी तरह खिलने तक वेट करें, तभी तुम बता सकते हैं कि यह पॉपुलर का प्लांट है या विलो का। इसीलिए उसने डैन से कहा कि उन्हें तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि उसका सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से एक्सपोज्ड न हो जाए, तभी वे स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं। मैंने तुम्हें इतना समझने के लिए पाला है या तुम इनफ मैच्योर नहीं हो? डैन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मास्टर ने पलटकर डैन से कहा, क्या कोई और इश्यू है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? ऐसा क्या हो सकता है जिससे तुम्हारा चाइल्डिशनेस सामने आया है? डैन ने मास्टर को बताया कि मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ऐसे पर्सन के अपीयर होने की उम्मीद नहीं थी। उसने मार्शल आर्ट का परफॉर्म किया और एनर्जी फ्लो को रिवर्सिंग के लेवल तक पहुंच गया है और वह सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक हेवनली डीमन हार्ट सूरा सोर्ड टेक्निक के बारे में भी जानता है। इसके अलावा वह मास्टरी के टॉप लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह पर्सन उनके सेक्ट से एफिलिएटेड नहीं है। पहले तो पर्सन ने काल्मनेस के साथ डैन से उसे मार देने को कहा, लेकिन डैन ने उससे कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? पर्सन ने फिर गुस्से में डैन से कहा, वह पर्सन एक मॉन्स्टर है, एक डीमन है, इसलिए उसे ढूंढो और उसे मार डालो। उसे हर हाल में मारना चाहिए और उसे हर कीमत पर मारना चाहिए। और इसलिए डैन हमारे मूजिन का हंट करने के लिए एक और मिशन पर निकल गया, जो अपनी खुद की कब्र खुद खोद रहा था। हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर तक एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब ये मैन हुआ ऑनगोइंग हो गया है। इसीलिए आप लोगों को हर 3 चैप्टर के बाद एक बार फिर से न्यू वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन को कमेंट और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।